देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर तो समझिए बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको खबर दिखाते हैं और उसको विस्तार से समझाते भी हैं। तो देखिए, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ छठ महापर्व संपन्न हो गया। और पर देखिए, बिहार समेत देश विदेश के कोने कोने में जब लोग छठ पर्व मना रहे थे, तब बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिसने लोगों को झकझोर करके रख दिया। पूर्णिया और जमुई में छठ घाट पर असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार समेत देश विदेश के कोने कोने में जब लोग छठ महापर्व मना रहे थे, तब बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिसने बिहार की धरोहर को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना पूर्णिया के बायसी थाना इलाके से सामने आई, जहां हरिणतोड़ पंचायत के माला गांव में उपद्रवियों ने छठ घाट पर जमकर तोड़फोड़ की। संध्या अर्घ के दौरान छठ घाट पर लगे केले के थंब को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आक्रोशित लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। तबाह हो चुके छठ घाट की तस्वीरें बता रही हैं किस तरह असामाजिक तत्वों ने यहां उत्पात मचाया। छठ घाट की हालत देख लोग आग बबूला हो उठे। घटना के तुरंत बाद हरकत में आई पूर्णिया पुलिस ने आरोपी तजिमुल समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी तजिमुल समेत 5 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। महापर्व पर माहौल खराब करने की दूसरी घटना जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके से है। अबगिला परसामा गांव में सूर्य मंदिर की प्रतिमा को खंडित किया गया। आरोप है कि संध्या अर्घ के दौरान सुबह में ही असामाजिक तत्वों ने सूर्य मंदिर की मूर्ति को तोड़कर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह सूर्य मंदिर आसपास के एक दर्शन गांव के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जब लोग यहां अर्घ देने पहुंचे तो सूर्यदेव की टूटी हुई मूर्ति देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने बताया कि अज्ञात पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अपराधियों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में चंद्रदीप थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर की मूर्ति तोड़ने की जरूरत करने वाले असामाजिक तत्व इतने पर भी नहीं रुके। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों ने तीसरी घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने भजनपुरा गांव में जमकर तोड़फोड़ की है। संध्या अर्घ के दौरान छठ पूजा को लेकर लगाए गए बाजे को तोड़ दिया गया। इससे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि जिले के अधिकारियों ने हालात को अपने काबू में लिया और अज्ञात पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वर्तमान में दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी तरफ से शांति सत्ता बनाने के लिए समर्थ है और वो लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात सामान्य हैं, पर लोग पूछ रहे हैं कि छठ जैसे महापर्व पर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की साजिश आखिरकार किसने रची। गिरफ्तारी के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। तब तक देखना होगा कि पुलिस दोषियों पर कब तक पहुंच पाती है। जमुई से केसी कुंदन और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। आइए अब सबसे पहले ये समझते हैं कि छठ में माहौल खराब करने की साजिश कैसे की गई। तो देखिए, गुरुवार 7 नवंबर को छठ महापर्व का तीसरा दिन था। बिहार के अलग अलग जिलों में संध्या अर्घ की तैयारी चल रही थी। जमुई और पूर्णिया में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। अलग अलग छठ घाट और सूर्य मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों ने असामाजिक तत्वों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। देखिए, पूर्णिया के बायसी थाना इलाके में छठ घाट पर तोड़फोड़ की गई और हरिणतोड़ के माला गांव में भी उपद्रवियों ने छठ घाट पर तोड़फोड़ की। तो संध्या अर्घ के दिन छठ घाट पर लगे हुए केले के थंब को तहस नहस कर दिया गया। तजिमुल और उसके साथियों पर छठ घाट पर तोड़फोड़ का आरोप लगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तजिमुल समेत 6 को गिरफ्तार किया इस मामले में। तो वहीं अगर जमुई की बात करें तो जमुई के अबगिला परसामा गांव में सूर्य मंदिर की प्रतिमा को खंडित किया गया। संध्या अर्घ के दिन असामाजिक तत्वों ने सूर्य मंदिर की प्रतिमा को तोड़ा और इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। किसी की हालांकि गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन जमुई के ही भजलपुरा गांव में भी असामाजिक तत्वों ने खूब तोड़फोड़ की।
संध्या के दिन छठ पूजा को लेकर के लगाए गए साउंड बॉक्स को तोड़ दिया गया। इधर झाझा पुलिस अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन यहां पर भी किसी की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर के नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर एक तरफ कुछ लोग छठ पर्व मना रहे थे सुख शांति से, तो वहीं एक और कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, छठ घाटों को वहां पर तहस नहस कर दिया। और देखिए, अब बिहार में छठ के महत्व को समझते हैं तो बिहार में बड़े ही धूमधाम के साथ छठ पूजा जो है वो मनाई जाती है। बहुत बड़ा पर्व बिहार के लिए है। तो छठ महापर्व भगवान सूर्य को समर्पित एक सामूहिक पर्व है। बिहार के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी छठ पर्व मनाया जाता है, लेकिन बिहार में छठ महापर्व का बेहद खास महत्व है। लोक आस्था का पर्व छठ में देखिए बिहार के लिए ये महापर्व होता है और छठ व्रती जो होती हैं वो 36 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं और सूर्य देव की उपासना करती हैं। तो बिहार के लोग उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। छठ माँ की पूजा करने से सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है और बिहार में सदियों से छठ को मनाने की परंपरा जो है वो चली आ रही है। तो छठ महापर्व अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हो चुका है और पूरे देश भर में और बाकी विदेशों में भी इस पर्व को मनाया जाने लगा है। तो ऐसे में जब ऐसी घटना होती है छठ वाले दिन, तो ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश किसने की। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर किसके इशारे पर छठ घाट पर तोड़फोड़ करके छठ की माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की। तो किसके इशारे पर छठ घाट पर तोड़फोड़ हुई, ये सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि छठ जैसे पवित्र महापर्व पर ऐसी हरकत क्यों हो रही है, और सवाल ये भी कि आखिर कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और सवाल ये भी कि क्या पुलिस कड़ा एक्शन लेने से बच रही है, और जमुई में अब तक गिरफ्तारी किसी की भी इस मामले को लेकर के क्यों नहीं हुई। छठ पूजा को लेकर के पुलिस की तैयारी क्या थी, अगर ऐसी घटनाएं घट गई तो पुलिस की तैयारी पहले से क्या थी, और शांति समिति की बैठक का आखिर फायदा क्या हुआ अगर जब ऐसी घटना घट जाती है। तो छठ घाट पर तोड़फोड़ की साजिश के पीछे और कौन है, और साजिश के पीछे क्या थी आरोपियों की मंशा, ये सब सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद। पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर क्यों की गई, किसके तरफ से की गई, किसका हाथ था इसके पीछे, कई ऐसे सवाल जो है उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। देखिए, वैसे तो बिहार में शराबबंदी का दावा किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके अक्सर जहरीली शराब से मौत के मामले आते रहते हैं। एक बार फिर राजधानी पटना में 2 लोगों की संदिग्ध मौत हुई और आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से ही हुई। देखिए रिपोर्ट। जब पूरा देश छठ मना रहा था, सूर्य भगवान के डूबते और उगते हुए स्वरूप को नमन कर रहा था, तब महापर्व के बीच राजधानी पुलिस लाशें गिन रही थी। महाव्रत छठ का आज आखिरी अर्घ पड़ा है और इसके बाद राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दीघा थाना क्षेत्र में बांसकोठी इलाका है, 93 नंबर गेट के पास 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। तस्वीरें पटना के दीघा थाना के 93 नंबर गेट की है, जहां के रहने वाले 2 लोगों की जिंदगी को जहरीली शराब ने लील ली। चश्मदीद ये बताते हैं कि दोनों मृतक आदतन नशेड़ी थे और सुबह से शाम तक नशे में धुत रहते थे। गुरुवार की रात हलक से उतरा जाम उनकी जिंदगी का आखिरी जाम था। खाली पेट पी गई शराब ने उनकी जिंदगी ही छीन ली। वही शराब दारू पीता था, गांजा पीता था। तो आप लोग के सामने ये पीते थे बराबर? हाँ, बराबर पीता था। कल सुबह में भी खाली पेट दारू पिया था जग में लेकर के। हालांकि मौके पर पहुंचे डीएसपी का यह दावा है कि मृतक के कमरे में शराब जैसी कोई चीज नहीं मिली है। उनके कमरे से गांजा, ताश की गड्डी और माचिस की तिल्ली जब्त की गई। जो एक के घटनास्थल के पास से एक चीलम और कुछ माचिस की तिलियां जो कि खुली हुई अवस्था में, और जो दूसरा घटनास्थल है जो एक घटनास्थल से लगभग 25 मीटर दूर है, वहां पे ताश का पत्ता और कुछ माचिस की तिलियां, सिगरेट ये पाया गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन राजधानी पटना की ये घटना ये बता रही है कि बिहार में शराब का कारोबार खाकी के नाक के नीचे भी फल फूल रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं
जिसकी पेचीदगी को सुलझाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना देखना होगा, पटना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके से जांच करती है और जो कल्पित हैं, जो दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी कैसे संभव हो पाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, दीघा, बांसकोठी। तो देखिए रिपोर्ट आपने देख ली, अब ये समझिए कि घटना ये कैसे हुई। देखिए दीघा थाना के गेट नंबर 93 में बांसकोठी की ये घटना है, जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। सहरसा के रहने वाले टाइल्स मिस्त्री माधव की मौत हुई और वैशाली के रहने वाले विक्की उर्फ निक्की की मौत हुई है। तो 2 लोगों की मौत की खबर, और दोनों जो है वो बांसकोठी में राजदेव राय के मकान में रहते थे। तो विक्की उर्फ निक्की जो है वो पटना में गोलगप्पा बेचता था और जहरीली शराब पीने से यहाँ पर दोनों लोगों की मौत की आशंका है। तो क्योंकि पड़ोसियों ने यह बताया है कि दोनों रोज शराब पीते थे, आदतन वो नशेड़ी भी थे, ये भी कहा गया। तो पड़ोसी छोटू का यह दावा है कि गुरुवार सुबह से ही ये दोनों शराब पी रहे थे। हालांकि पुलिस शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रही है, शराब की बात से पुलिस जो है इनकार कर रही है। तो ऐसे में देखिए डीएसपी ने कहा है कि मृतकों के कमरे से शराब की बरामदगी नहीं हुई है और डीएसपी का कहना है कि एफएसएल की टीम जांच कर रही है। पटना पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार है, इसके बाद ही कुछ पुलिस कहेगी। तो वैसे में आइए ये समझते हैं कि शराबबंदी जो है वो सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे है। तो देखिए नीतीश कुमार के निश्चय में शराबबंदी शामिल है। महिलाओं के कहने पर शराबबंदी को लागू किया गया था और शराबबंदी को सफल बनाने की हर कोशिश जो है वो की गई। शराबबंदी को लेकर के सीएम ने कई बार समीक्षा भी की, बड़े पैमाने पर तस्कर और माफिया जो है वो गिरफ्तार भी हुए। तो ड्रोन के इस्तेमाल से माफिया पर नकेल भी कसी गई और आज भी कई ऐसे तस्कर जो हैं जो कि अवैध तरीके से शराब की खरीद बिक्री करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। तो ऐसे में समझिए कि क्या शराब को रोक पाना असंभव क्यों है। देखिए दरअसल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से घिरा हुआ है और नेपाल से बिहार के 7 जिलों की सीमा जो है वो मिलती है। तो बिहार के सटे हुए राज्यों से आवाजाही पर रोक का प्रयास लगातार किया जाता है। पुलिस और माफियाओं की मिली भगत से लेकिन धंधा होता है, ऐसा कहा जाता है और पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी धंधा जो है वो नहीं रुक पा रहा है। तो शराबबंदी के कड़े नियमों का माफियाओं में खौफ भी नहीं है, एक वजह ये भी है। इसी वजह से कहा जाता है कि शराब को रोक पाना जो असंभव है। अब आइए ये समझते हैं कि शराबबंदी का नफा और नुकसान क्या है। तो देखिए फायदा ये है कि शराब की खुलेआम बिक्री नहीं हो रही है और नुकसान ये है कि अवैध शराब का धंधा जो है वो फल फूल रहा है। तो फायदा ये भी है कि शराबी जो है वो शराब के नशे में अब हंगामा नहीं करते हैं खुले में, लेकिन नुकसान ये है कि कई बार जहरीली शराब की तस्करी होती रही है। और ऐसे में फायदे की बात करें तो फायदा ये है कि क्राइम रेट में कमी जरूर आई है, लेकिन नुकसान ये भी है कि बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, अवैध तरीके से इसकी तस्करी की जाती रही है, ऐसी लगातार खबरें भी आती हैं। तो इस तरीके से नफा और नुकसान आप समझ सकते हैं। तो जहरीली शराब का सेवन जो है, कई बार ऐसी खबरें लगातार सामने आती है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव अगली साल है, लेकिन आरजेडी अभी से ही अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। बीजेपी के कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में आरजेडी ने न कटेंगे न बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे का पोस्टर लगा दिया है, अब जिस पर सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर को देखिए, जिसमें तेजस्वी यादव को 2025 में बिहार का सत्ताधीश घोषित किया गया है। साथ ही आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया गया। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी चोट की गई है। जवाब में लिखा गया है, न कटेंगे न बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। इस पोस्टर का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी कटेंगे या बटेंगे के जो नारा दिए थे, उस नारा को हम लोग ने बताने का काम किया कि बिहार में आपका नारा खोखला साबित होगा। वहीं आरजेडी के पोस्टर पर सत्ता पक्ष हमलावर है। जेडीयू, बीजेपी और हमने एक सुर में तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया और आरजेडी के पोस्टर को मुंगेरी लाल का सपना बता दिया। राजद के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अपने आंखों को खुश करने के लिए राजद के नेता पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव जी को डोनाल्ड ट्रंप के बदले अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के भी दावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई सभी को मालूम है। सच यह है कि राजद के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर जनता से वोट मांग सके। आरजेडी एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, ये जग जाहिर है।
और बिहार की जनता भी बखूबी समझ रही है कि ये लोग केवल भरम फैलाकर वोट लेने का काम करते हैं। और ये सभी लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं। 2005 के बाद ही बिहार में विकास हुआ है। सत्ता की बेचैनी में कुछ से कुछ करते रहता है। सच्चाई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पोस्टर बॉय ही हैं, ट्विटर बॉय और पोस्टर बॉय। जब भी बिहार को आवश्यकता पड़ी वो विदेश के दौरे पर रहे। तो जनता को सब कुछ मालूम है। वो पोस्टर पे मुख्यमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बनते रहे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जनता की अदालत में वो नकार दिए गए हैं और कहीं कोई अब उनके लिए बिहार में जगह बनती हुई दिख नहीं रही है। इस बेचैनी में जो करें। हालांकि आज महाराष्ट्र के नासिक में फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया और देश से एकजुट रहने की अपील की। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। सियासी समर है और सभी दल अपने अपने पैतरे चल रहे हैं। किसका दाव जनता के दिल को जीतता है और किसका पैतरा फेल होता है, ये समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो आइए समझिए, न कटेंगे न बटेंगे, तेजस्वी से जुड़ेंगे। ये जो लाइन लिखी गई है, देखिए तेजस्वी के सियासी पोस्टर के कई मायने हैं। आरजेडी बटेंगे तो कटेंगे को मुस्लिम से जोड़ करके देखता है। तेजस्वी इस बयान का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, गिरिराज की यात्रा के दौरान भी तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। मुस्लिमों की ओर देखने पर तेजस्वी ने ईंट से ईंट बजाने की बात कही थी। तो अगले साल चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो तेजस्वी अभी से ही MY समीकरण को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव तक विपक्ष इसे मुद्दा बनाए रखना चाहता है। तो आइए अब ये समझते हैं कि बीजेपी के लिए बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है। देखिए, बीजेपी के मुताबिक भारत में जहां हिंदू कमजोर हुआ, वो हिस्सा देश से कटा। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित 6 महीने में ही साफ हो गए। लाहौर की बात करें तो लाहौर में 1947 में 75% जनसंख्या हिंदू और सिख की थी। कराची में हिंदू, सिंधु और हिंदू पंजाबी जो है लगभग 2/3 थे। लेकिन लाहौर और कराची से 6 महीने में हिंदू साफ हो गए। काबुल में 1950 तक हिंदू और सिख 1/3 थे, पर वहां भी काबुल में भी हिंदुओं का लगभग सफाया हो गया। अब देखिए, बीजेपी के लिए एक है तो सेफ है के मायने क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है की बात कही। पीएम ने कहा कि अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है देश में। अराजकता फैलाने में देश के अंदर और बाहर की, देश के बाहर की भी ताकतें जो है वो लगी हुई हैं। तो पीएम ने कहा कि कांग्रेस का ये मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। पीएम मोदी ने यह भी आह्वान किया कि हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है, क्योंकि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और इस तरीके से ये जो है बटेंगे तो कटेंगे का जो लाइन यूज कर रहे हैं लोग, समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 3 दिनों के हंगामे के बाद धारा 370 की बहाली को लेकर शुक्रवार को प्रस्ताव पारित हो गया और इसे लेकर जम्मू कश्मीर में जमकर सियासत हो रही है। वहां हंगामा मचा हुआ है, लेकिन इसका असर देश की राजनीति पर दिखने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की चुनावी सभा में इसे उठाकर साफ कर दिया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव को मुद्दा बनाने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा बनी अखाड़ा। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर फिर संग्राम। खुर्शीद अहमद शेख फिर बने बवाल का सेंटर पॉइंट। ये लगातार तीसरा दिन है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाई गई। ये लगातार तीसरा दिन है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हाथापाई की नौबत आई। ये लगातार तीसरा दिन है जब इंजीनियर रशीद के भाई और जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने इस बवाल को तूल दिया। जरा गौर कीजिएगा एक एक तस्वीर पर, एक एक नेता पर और उन मार्शल्स पर जो विधानसभा के भीतर संवैधानिक शुचिता को तार तार करने वाले माननीयों को संभालने में जुटे हैं। खबर है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही थी।
इसी विरोध के बीच खुर्शीद अहमद शेख समेत कुछ नेताओं ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर हाथापाई की नौबत आ गई। बीजेपी लगातार यही कह रही है कि जम्मू कश्मीर पर लाया गया प्रस्ताव असंवैधानिक है। कहा कि मैं इसको एग्जामिन करता हूं, जबकि कोई प्राइवेट मेंबर अपना बिल वहां पेश नहीं कर सकता। पहले दिन से ही उन्होंने अपनी मंशा को बता दिया कि वो रेजोल्यूशन को लाएंगे। इस दौरान बीजेपी विधायकों का हंगामा सिर्फ विधानसभा के भीतर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विधानसभा के बाहरी कंपाउंड में भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। लगातार तीसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का ऐसा हाल हुआ कि देखने वाला हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी की नारेबाजी के बाद मामला इस कदर बढ़ा कि नौबत लात घूंसों तक पहुंच गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि शेख खुर्शीद को कुर्ते से पकड़कर मार्शल ने बाहर कर दिया।